हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना सेकंड फंडामेंटल राइट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो सेकंड फंडामेंटल राइट कौन सा है? वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि दिया क्या हुआ है। अब तक देखिए हम लोगों ने क्या स्टडी करा। इस पर्टिकुलर राइट से पहले हमने अपना राइट टू इक्वालिटी समझा। उसमें हमने अलग अलग जो आर्टिकल्स थे, अलग अलग जो हमें राइट्स मिले हैं अंडर राइट टू इक्वालिटी, हमने वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करी। हमने देखा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है जेंडर, कास्ट बेसिस पर एंड अदर बेसिस पर। दूसरी चीज़ हमने ये अंडरस्टैंड करी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को क्या मिलेगी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, है ना? वो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी। फिर उसके बाद हमने अनटचेबिलिटी को भी देखा कि अनटचेबिलिटी को किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है, एक तरीके से उसका प्रोहिबिशन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनमें किस तरीके से एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस ये है कि कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट बेसिकली कास्ट के बेसिस पर या फिर जेंडर के बेसिस पर इवन कुछ स्पेशल मेजर्स भी ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी और पूरा एक मोटा एक क्रक्स में एक आइडिया समझा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, उसी तरीके से हम इस राइट को भी पढ़ेंगे जो कि है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो दिया क्या हुआ है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ क्या? इक्वालिटी। सब लोगों को हम क्या करेंगे? इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सोसाइटी में। तो वो चीज़ इक्वालिटी इंश्योर करती है। इक्वालिटी के साथ साथ में क्या होता है? इक्वालिटी के साथ साथ में जब एक बार सभी लोग समान हो जाते हैं एक तरीके से, हर किसी के पास जो है हर किसी को सेम राइट्स जब मिल जाते हैं, जब सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाती है, तो साथ साथ में फ्रीडम भी ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्रीडम क्या करता है? फ्रीडम हमें अलाउ करता है कि हम जो भी एक्शन करना चाहे वैसा एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम काम करना चाहे वैसा हम काम कर सकते हैं। एंड फ्रीडम फ्रीडम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी ग्रोथ के लिए। चाहे पर्सनैलिटी ग्रोथ की बात करें या फिर ओवरऑल वेलबींग की बात करें, तो फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि इक्वालिटी के साथ साथ में हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम भी चाहिए। इसलिए फर्स्ट फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी है और जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है वो क्या है? वो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, देखो जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, तो इस फ्रीडम के अंदर जितने भी हम राइट्स पढ़ेंगे वो ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब ये जो राइट्स जब हम पढ़ेंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हम लिंक कर पाएंगे अपनी दूसरी बुक पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में भी हमने फ्रीडम पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप वहाँ पर जाकर जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर पॉलिटिकल थ्योरी में भी फ्रीडम दिया हुआ है और फ्रीडम की आइडियाज़ को हमने वहाँ पर समझा है। तो वहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है फ्रीडम का। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किस तरीके से फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है। ठीक है, ओके। सो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं या लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम होना। फ्रीडम किस चीज़ का? थॉट का, एक्सप्रेशन का और एक्शन का। विचार का फ्रीडम होना चाहिए, हम विचारों को एक्सप्रेस कर पाए, जो भी हम करना चाहते हैं वैसा काम हम कर पाए और हम कुछ सर्टन एक्शंस भी ले पाए। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? लिबर्टी में आती है। बट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, सोचना आप भी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ सकता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में लिबर्टी है, ठीक है, और हर किसी को फ्रीडम है, बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फ्रीडम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि हर किसी की जो इच्छा होगी, हर किसी की जो मन मर्जी होगी वो वैसा करेगा? अगर ऐसा होगा कि हम सबको कंप्लीट तरीके से फ्रीडम दे रहे हैं, जिसकी जो मर्जी आए वो करे, तो पता है क्या होगा? तो कोई भी फिर ऐसा करेगा, रात में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बजा देगा रात के 2 बजे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? सोसाइटी के जो बाकी लोगों की जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो जिसकी मन मर्जी आएगी रात को 2 बजे उठ करके गाना चलाने लगेगा। और क्या हो सकता है? कोई किसी को भी मारने लगेगा। फिर जिसकी मन मर्जी आएगी किसी को भी मार मार देगा, किसी को भी पिटाई कर देगा, है ना? किसी के भी पैसे छीन लेगा। जो पावरफुल है वो क्या करेगा? वो पावरफुल क्या करेगा? गरीब के पैसे छीन लेगा, है ना? और क्या होगा? जो लोगों की जो मर्जी होगी, जो दिमाग में आएगा वो वैसा करेंगे। फिर किसी शॉप को लूटना होगा, शॉप को लूट लेंगे। मेहनत से पैसे कमाए होंगे उन लोगों ने, तो उनके पैसे लूट के ले जाएंगे। मॉल्स को लूट लेंगे। तो और क्या होगा? कोई भी जिसको भी गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? गुस्से के मारे में वो हो सकता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे। क्यों? फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है। और वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जिसकी मन मर्जी है, जिसको जो करना है वैसा करो। ठीक है,
तो ये कंडीशन हो जाएगी अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब है कि अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन करें। और अगर इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अगर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, हम अपने फ्रीडम को मिसयूज़ करेंगे। जो पावरफुल है वो गरीब लोगों को डोमिनेट करेगा, जो कमज़ोर लोग हैं उसको डोमिनेट करेगा, और सोसाइटी में क्योस हो जाएगा। सोसाइटी चल नहीं पाएगी एक भी दिन, क्योंकि कोई कानून को मानेगा ही नहीं। लॉलेसनेस आ जाएगी, हर कोई अपनी मन मर्जी के अनुसार चल रहा है, तो सोसाइटी में कानून कौन मानेगा फिर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट फ्रीडम दे रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है फ्रीडम पे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इसी चीज़ के बारे में बुक में दिया हुआ है। रीड करते हैं, फिर और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो समझो इस चीज़ को, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीडम की, तो फ्रीडम को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि हर कोई अपने फ्रीडम को एंजॉय करे। और किस तरीके से करे कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय तो करो, लेकिन किसी और दूसरे की फ्रीडम को अफेक्ट ना करो। ओके, आपको अपना काम करना है, आपको अपना फ्रीडम एंजॉय करना है, ठीक है। अगर आपको गाना सुनना है, आप घर में सुनिए ना। अब बाकी लोगों का फ्रीडम क्यों, फ्रीडम ऑफ स्लीप जो है एक तरीके से जो उनका राइट है, राइट टू स्लीप, वो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है, आपको कुछ करना है तो आपको लिबर्टी है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपके एक्शन की वजह से दूसरों का फ्रीडम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमें अपना काम करना है, अपना एक्शन लेना है, लेकिन दूसरे लोगों का जो फ्रीडम है उसको हमें थ्रेट नहीं करना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमें हमारे एक्शन की वजह से किसी भी तरीके से अपनी कंट्री या सोसाइटी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से दूसरों के फ्रीडम या हमारी सोसाइटी या कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर डिस्टर्ब होता है, तो हमारे फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो हमारा फ्रीडम क्या है? हमारा फ्रीडम एक, हमारे फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रेन लगाए जाएंगे, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है हमारे पास। समझ में आ गया? ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो ये है हमारा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है राइट टू फ्रीडम के बारे में, कि फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें दूसरों के फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना होगा। ओके, अब राइट टू फ्रीडम के अंदर हम क्या करेंगे? राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग सबसे पहला राइट अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला राइट क्या अंडरस्टैंड करेंगे? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। खुद सोचो, बहुत सारे हमारे फ्रीडम है राइट टू फ्रीडम के अंदर, अलग अलग प्रकार की फ्रीडम है, लेकिन सबसे पहले राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ही क्यों डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में? इसीलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से ये जो राइट है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा, तो हम वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। द फॉरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहला राइट क्या है? सबसे पहला राइट, हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। देखो, दो शब्द है, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन का अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ कोई छीन लेगा, हमारा मर्डर हो जाएगा, या फिर हमें कोई मार सकता है, या इस तरीके से हमारी लाइफ को कोई छीन नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है? पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? हम सबकी अपनी 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 पर्सनल चॉइसेस होती है कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या खाना है, मुझे किसके साथ शादी करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है? पर्सनल लिबर्टी में आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पर जब ये बोला गया है दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये कह रहा है कि कोई भी सिटीजन का जो राइट टू लाइफ है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि किसी भी एक इंडिविजुअल से उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन एक कंडीशन में। मतलब क्या हुआ कि मतलब एक कंडीशन में छीनी जा सकती है लाइफ। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? वो है कंडीशन प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। कानून के द्वारा जो प्रोसीजर लेड डाउन है उसको फॉलो करते हुए हम किसी की लाइफ को छीन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आ जाएगा। किसी ने क्या करा? किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। चलो ठीक है, मर्डर करने के बाद क्या हुआ? उसके ऊपर कार्यवाही हुई। उसके ऊपर क्या हुआ? क्योंकि उसने मर्डर कर दिया, किसी और का राइट टू लाइफ छीन लिया है, ये क्या हो गया? क्राइम हो गया।
है ना, ये क्या हो गया, क्राइम हो गया। ठीक है, तो उसने लॉ को ब्रेक कर दिया, है ना, लॉ को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब क्या किया जाएगा, अब उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कार्यवाही करी जाएगी। कानून की जो धाराएं हैं, जो कानून की धाराएं हैं, जैसे पहले आईपीसी सीआरपीसी हुआ करता था, अब उनका नाम चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारी क्रिमिनल लॉ है कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो ये क्रिमिनल लॉज प्रोसीजर लेट डाउन करते हैं कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको सजा कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसकी जो लाइफ है, जो खुला घूम रहा था, अब तक अपनी सारी की सारी लिबर्टी को एंजॉय कर रहा था, उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम है तो कुछ सर्टन कंडीशन में जो कोर्ट है वो उसको फांसी की सजा भी दे देगी, अगर बहुत हीनियस क्राइम है। समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। अगर कानून बता रहा है कि ये गलत काम किया गया है, ये राइट, ये जो पर्टिकुलर लॉ है उसको वायलेट किया गया है, तो उस लॉ के मुताबिक उस व्यक्ति की राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ सिंपल तरीके से कि बिना किसी क्राइम के तो कोई व्यक्ति की लाइफ छीनी नहीं जा सकती, लेकिन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ, कानून का जो प्रोसीजर है, कुछ सर्टन कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कानून का वायलेशन करता है, तो कानून जो बता रहा है कि किस तरीके से उसको सजा दी जानी चाहिए, तो उस सजा के मुताबिक उसकी लाइफ छीनी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई विमेन के साथ कुछ गलत काम करता है, कभी रेप करता है या फिर कुछ और हैरेसमेंट करता है, एज पर द लॉ उसकी लाइफ छीनी जा सकती है। समझ पा रहे हो, तो ये है कि अगर कानून की दृष्टि में उसने कोई ऐसा लॉ वायलेट करा जिसके खिलाफ जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलेगी, सो दैट इज प्रोसीजर अंडर द लॉ। वो लॉ के द्वारा प्रोसीजर है और उसको क्या किया जाएगा, उसकी लाइफ छीनी जाएगी। समझ पा रहे हो, ओके। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई छीन नहीं सकता, लेकिन गलत किया है, कानून को वायलेट करा है, कुछ गलत काम किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है, तो क्रिमिनल एक्ट के मुताबिक हम उसको सजा दे देंगे। क्लियर है। अब एक और चीज है यहाँ पर, सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा समझ लिया राइट टू लाइफ के बारे में। अब हम पर्सनल लिबर्टी के बारे में समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी को भी पर्सनल लिबर्टी डिनाई नहीं करी जा सकती। इसमें एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या है, जब हम कह रहे हैं कि पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई अक्यूज्ड होगा, है ना, अगर कोई अक्यूज्ड होगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि आपने कुछ गलत गलत काम किया है, तो उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर केस में अरेस्ट भी किया जाएगा, जांच भी करी जाएगी, उससे पूछा भी जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी पर्सनल लिबर्टी चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया तो फिर जेल में रहना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पर्सनल लिबर्टी तो चली गई ना। जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में जो लिबर्टी हम इंजॉय करते हैं वो तो चली गई यहाँ पर, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, ऐसा समझो कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हर किसी के पास पर्सनल लिबर्टी है और हम किसी को क्या कर रहे हैं, हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो अरेस्ट करते टाइम भी कुछ अधिकार है। किसके अधिकार है, उस व्यक्ति के जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं ना, उसके तब भी कुछ अधिकार है और वो अधिकार हमें उसको देने होंगे, वो राइट्स प्रोटेक्ट करने होंगे। तो अब हम समझेंगे कि जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट की वजह से उसकी पर्सनल लिबर्टी चली जाती है, तो कौन से राइट्स हैं जो उस अरेस्टेड पर्सन को मिलते हैं। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। पहली चीज़ क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया गया है तो पहली चीज़ ये है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो एक अपना लॉयर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अपने आप को बोल सकता है कि मेरा केस कौन लड़ेगा, ये पर्टिकुलर लॉयर लड़ेगा, क्योंकि उसको अपने आप को डिफेंड करना होगा ना कि ये चीज़ मैंने नहीं करी, मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया या फिर मैं दोषी ही नहीं हूँ। ठीक है, तो सुना जाएगा उसको, तो वो कैसे कहेगा, वो कहेगा कि मेरा लॉयर मुझे कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, ये अधिकार है उसको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। दूसरी चीज़ क्या है कि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब समझो, ज़रूरी है, ये पुलिस के लिए करना ही होगा। पुलिस को क्या करना है, करना होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो फिर 24 आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ में और क्या दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पुलिस विल डिसाइड वेदर द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर डिसाइड करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि ये जो व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या ये ठीक है या फिर ये ठीक नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है तो कौन कौन से अधिकार होते हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। किसी को हम अरेस्ट नहीं कर सकते बिना ये बताए कि हम उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ मिस आउट हो गई थी, अब मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि बिना बताए कि किस व्यक्ति को किस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, पहली चीज़ बिना बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। रीज़न बताना पड़ेगा, ग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों अरेस्ट किया है उस इंडिविजुअल को, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले मिस आउट कर दी थी, इसलिए मैं दोबारा से रिट्रेट कर रही हूँ उस चीज़ पर। तो पहली चीज़ ये। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार ये है कि वो अपना लॉयर खुद लेकर आ सकता है और बोल सकता है कि मैं अपने लॉयर के द्वारा डिफेंड किया जाऊँगा, ठीक है। मैं अपनी बात अपने लॉयर के द्वारा रखूँगा। क्लियर है? दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या ये जो अरेस्ट किया गया है वो ठीक है या फिर नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर उसको फ्री कर दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग होगी? तो ये 3 अधिकार है जब हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। देन ऑल्सो वी हैव सर्टेन राइट्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स के तौर पर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं। दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ बट हैज़ अ वाइडर एप्लीकेशन। जब हम यहाँ पर राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो ये जो राइट है ना, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर केवल और केवल उन सब केसेस को ही पढ़ेंगे जहाँ पर एक इंडिविजुअल की लाइफ को छीना जा रहा है। नहीं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर राइट के और भी बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हैं। वो क्या है? वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हैव एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में ये जो राइट है इसका स्कोप बढ़ाया है, ठीक है। स्कोप कैसे बढ़ाया है ये थोड़ा सा हमने जब हम साउथ अफ्रीका का बिल ऑफ राइट्स डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करी। उसी चीज़ को हम थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब देखो, इसको सिंपल ऐसे समझो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल ये नहीं है कि अगर कोई आदमी जिंदा है तो तभी जा करके उसके पास केवल ये राइट है। नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है कि अगर कोई एक तरीके से जानवरों की कंडीशंस जैसा जी रहा है। जानवरों की कंडीशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना उसके पास शिक्षा है, ना उसके पास जो है खाना है, ना उसके पास हेल्थ है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो एक तरीके से एनिमल एग्जिस्टेंस हुई। हम यहाँ पर जब राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर किसी को ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है, हर किसी को एक गरिमा का जीवन जीना है ना, हर कोई ढंग से जीवन जी सके। हमारा मतलब ये है, ठीक है। हमारे का मतलब यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि देखो, राइट टू लाइफ का मतलब है कि हर व्यक्ति ढंग से जिए, हर व्यक्ति एक सम्मान वाला जीवन जिए ना, एक गौरव वाला जीवन जिए। ऐसे एनिमल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है फिर? ठीक है। तो इसके लिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में नए नए राइट्स को इंटरप्रेट करा। आर्टिकल 21 को वाइडेस्ट तरीके से इंटरप्रेट करा और हर अलग अलग जजमेंट्स में ये बोला कि नए नए अधिकार है, नए नए राइट्स है कुछ जो कि आर्टिकल 21 के स्कोप के अंदर आते हैं। जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर केस था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बताई कि देखो, राइट टू लाइफ का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोली? फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं उन सबको भी रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ का मतलब है किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ सर्टन राइट्स हैं जैसे कि राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पिटिशंस गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस को सुनने के बाद राइट टू शेल्टर का एक राइट टू शेल्टर को बोला कि राइट टू शेल्टर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। राइट टू शेल्टर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि व्यक्ति लाइफ जी रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कोई शेल्टर हो, कोई छत होनी चाहिए उसके पास, और साथ ही साथ लाइवलीहुड भी होना चाहिए, कोई एक सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो फिर लाइफ कैसे जी पाएगा? सोचो, मतलब क्या है? राइट टू लाइफ केवल एक पार्ट है, इसके अलग अलग सब पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलग अलग अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू शेल्टर भी है, राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी आती है, राइट टू लाइफ में राइट टू लीगल एड भी आता है। लीगल एड का मतलब ये है कि हर कोई व्यक्ति जो है
अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो फिर वो लीगल मदद ले सकता है, ठीक है, अपने केस को लड़वा सकता है और गवर्नमेंट उसको मदद कर सकती है, फ्री में उसका केस लड़ सकती है, कोई गवर्नमेंट लॉयर को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो है राइट टू लीगल एड। राइट टू सेफ इन्वायरमेंट भी, कि हर किसी को सेफ इन्वायरमेंट मिले, ये भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। समझ पा रहे हो? तो इतना ज़्यादा, इतने ब्रॉड लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को इंटरप्रेट करा है। समझ पा रहे हो? जब स्टार्टिंग में 26, जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, तो उस टाइम केवल ये लिख दिया था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर इतने सारे सब पार्ट्स या इतने सारे राइट्स को मेंशन नहीं किया गया था। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व करा चीज़ों को, और आज के टाइम में हमारे सामने राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को और ज़्यादा बताना चाहता है कि देखो, राइट टू लाइफ में तुम्हें ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करनी है, ताकि हम अपनी लाइफ को एक डिग्निफाइड लाइफ के तौर पर जी सके, ढंग से जीवन जी सके हर कोई, चाहे कोई गरीब ही क्यों ना हो, चाहे कोई किसी भी रीजन से क्यों ना आता हो। एक बेसिक मिनिमम डिग्निटी ऑफ लाइफ उसके पास होनी चाहिए, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी होनी चाहिए उसके पास। समझ पा रहे हो? इसीलिए किया गया है। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करा लाइफ के बारे में, कि लाइफ को अगर छीना जाएगा तो कब छीना जाएगा? केवल लॉ के प्रोविजन के मुताबिक ही छीना जाएगा, एज पर द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी? फिर उसके बाद हमने अरेस्टेड पर्सन के जो राइट्स हैं, वो 3 प्रकार के राइट्स को हमने अंडरस्टैंड करा, और फिर हमने समझा कि ये राइट ऐसा राइट है जिसको वाइडेस्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा है, ताकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग राइट्स को इंक्लूड किया जाए, और हर व्यक्ति, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एक इज्जत वाली जीवन जी सके, एक